30 seconds. ठीक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है इतरत ज़हरा और मैं आपको वेलकम कहती हूँ विलिंगवेज स्टूडियोज़ से। और मेरा ये जो प्रोग्राम है जो आप बाकायदगी से देखते हैं, इसका नाम है कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस। और इस प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करते हैं जर्मनी से सर साद शहीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से सर। लेकिन यहाँ का मौसम जो है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बड़ा शदीद हब्स का मौसम यहाँ पर चल रहा है। बादल आते हैं मगर बरसते नहीं हैं, बारिश नहीं होती। मुझे ऐसे लगता है कि बादलों को भी वैलिडेशन की ज़रूरत है। आपका क्या ख्याल है? तकरीबन कोई 3-4 साल पहले मैं अपने दोस्तों से कहता था कि पाकिस्तान का मौसम जो है वो पैसिव एग्रेसिव है। सही, बिल्कुल ऐसे ही है सर। या तो बादल बरसते नहीं है, या तो बरसते नहीं है, और बरसेंगे तो फिर अल्लाह की पनाह, फिर चुप नहीं करेंगे। सर जर्मनी में मौसम कैसा है? जर्मनी में सब आहिस्ता आहिस्ता ठंडक आना शुरू हो गई है। आज जो है 19 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये रात को जो है 12-13 पे पहुंच जाता है। ये तो बड़ा अच्छा मौसम सर कंसीडर किया जा रहा है। हाँ जी, अभी प्लेजेंट है आज पे। ठीक है, तो एंजॉय करें। अच्छा, मैं अपने प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ जा रही हूँ। मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूँगी कि आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, ये मौजू हमारे गुज़िश्ता मौजू की अगली कड़ी है, जिसमें हमने पहले आपके साथ बात की थी कि हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर या इफ़ेक्टिव वैलिडेटर कैसे बन सकते हैं। किस तरह हम ना सिर्फ अपने जज्बात और अपनी फीलिंग्स को डिटेक्ट करके और उनको वैलिडेट कर सकते हैं, बल्कि इसी तरह हमारे लिए बड़ा आसान है कि जब हम अपने ऊपर काम कर चुके हों तो हम दूसरों की फीलिंग्स को भी समझ सकें। आज मैं इसी मौजू का जो अगला आपके साथ चैप्टर जो है वो डिस्कस करना चाहती हूँ कि लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वेयर इट बिलोंग्स। ज़िम्मेदारियों को वहीं पर रहने दें जहाँ पर उनके ऊपर काम किया जा सकता है। सर, मैं आपसे भी सवाल यही पूछूंगी कि क्या प्रिंसिपल है अंडरलाइन जो काम कर रहा है इस स्टेटमेंट के, कि जब हम कहते हैं कि ज़िम्मेदारियों को बेजा आप ना उठाएं, आप ना अटेन करें, बल्कि इनको वहीं रहने दें जहाँ से ये बिलोंग करती हैं, यानी जिसके करने का काम है फिर उसी को करना चाहिए। इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है इनफैक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले मैं आपको बल्कि ऑडियंस को मैं जो है एक जनरल पिक्चर दोबारा से रिवाइज करके दिखाना चाहता हूँ कि वैलिडेशन से हमारी मुराद क्या है और इसमें प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। वैलिडेशन है एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग्स, अपनी भी और किसी और की भी, ठीक है। और इसमें हमने कहा था कि 5-6 प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम वक्तन फवक्तन डिस्कस करेंगे और आगे इसको सिचुएशंस भी इसके हिसाब से जो हम देखेंगे। उसमें सबसे पहले जो अभी तक हम करते रहे कुछ प्रोग्राम में, वो था बीइंग एन इफेक्टिव वैलिडेटर। खुद पे इतना ज्यादा काम करना कि आप एक अच्छी वैलिडेटर बन सके अपने लिए भी और किसी और शख्स के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही। आज के प्रोग्राम में जो हम प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं, प्रिंसिपल नंबर 2 है, जिसे कहते हैं लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर इट बिलोंग्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी को उधर ही रखा जाए जहाँ उसकी जगह बनती है। ठीक है। अब इस पे मजीद डिस्कशन करने से पहले मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूँ। जी जी और जरूर। उससे मैं सिखाना चाहता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में इससे क्या सीखा। ठीक है। ये बात है मेरे बैचलर्स की, जब मैं 2007 में मैंने स्टार्ट किया अपना बैचलर्स, और 2011 में जब उसकी डिग्री इख्तिताम पे था, तो उस मरहले में इस यूनिवर्सिटी लाइफ ने जो है मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। जिस तरह किसी और शख्स को सिखाता है ये लाइफ, उसने मुझे भी सिखाया। ठीक है। मेरी गलती ये थी इस दौरान कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्प ऑफर किया करता था, बहुत ज़्यादा हेल्प ऑफर करता था। ठीक है। और कभी कभी जो है जो हेल्प चाहिए भी नहीं होती थी तो उधर भी जो है मैं हेल्प ऑफर करता था। सही। और ये इसका मिसाल ये मैं दे दूँ आपको कि जब फाइनल ईयर
बैचलर्स में थीसिस का टाइम था। सो मैंने अपने तकरीबन 4 से 5 जो क्लास फेलोज थे उनके थीसिस में उनकी हेल्प की थी। सर काश मैं भी आपकी क्लास फेलो होती। सही, ठीक है। और उस थीसिस में मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था मैं उनके साथ काम करते करते कि मुझसे मेरा अपना काम निगलेक्ट होना शुरू हो गया था। सही, ठीक है। और जिनकी मैं हेल्प कर रहा था वही मुझे कहते थे कि साल आप अपना काम पहले पूरा कर लो, फिर उसके बाद हमारा काम कर लेना, हमारा कोई नहीं, हमने कोई जो है यहाँ पे पोजीशन हासिल की, सही, आप में जो है गोल्ड मेडल इसमें खतरे में आ जाता है। सही, ठीक है। अच्छा, उस टाइम जो है मुझे ये रियलाइज शुरू हो गया, रियलाइज होना कि यार ये मैं कुछ जरूरत से ज्यादा कर रहा हूँ, मैं बर्डन ले रहा हूँ, मैं किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। सही। और इसी तरह मेरे साथ 2 और क्लास फेलोज थे जो अक्सर जो मुझसे हेल्प मांगते थे कि यार चल प्रेजेंटेशन में हेल्प करो। आपको पता है कि साइकोलॉजी में लड़के जरा कम होते हैं और जो होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ जो है काम करना ज्यादा पसंद करते हैं कि यार ग्रुप में काम होता है। सही, सही। सो वो मुझे अक्सर कहते थे कि यार प्रेजेंटेशन करनी है, तो मैं 1-2 दफा तो उन्होंने कहा, तीसरी दफा मैं खुद उन्होंने कहना शुरू किया यार इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, इसमें मैं आपकी हेल्प कर दूं। सही, ठीक है। सो ये इन 4 सालों में जो है जो बैचलर्स के थे मैंने काफी ये जान लिया कि यार मैं जरूरत से ज्यादा चीज उठाना शुरू हो गया हूँ। सही, लेकिन इसके बावजूद सर बैचलर्स में आपके नंबर 100 में से 150 नहीं आए होंगे, इतना काम करने के बावजूद भी। एग्जैक्टली बिल्कुल ज्यादा नहीं है, ठीक है, बल्कि मार्जिनल नंबर पे ही जो है मैं इस लेवल पे आ गया था। बस गोल्ड मेडल मतलब जाते जाते मैंने फिर से पकड़ लिया था। सही, ठीक, ये अच्छी बात है। सो बाद में मुझे रियलाइजेशन हुई कि यार ये मैंने ठीक नहीं किया, काफी चीजें इसमें मैंने ठीक नहीं की और काफी मुझे सीखने का मिला इस सारे सिचुएशन से। सो गलती मेरी उसमें सारी ये थी कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों की काफ़ी ज़्यादा लेना शुरू हो गया और उसके नतीजे में मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है ख्याल रखना छोड़ दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि हमारी टेंडेंसी या हमारी पोटेंशियस तो लिमिटेड होती है। अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी उठाएं या फिर दूसरों की उठाएं तो एक ही काम किया जा सकता है ना, दोनों काम तो नहीं हो सकते। अब इसमें जो है पीछे एक बिलीफ भी होता है, एक सोसाइटी की वैल्यू है, एक रिलीजन की वैल्यू है, ठीक है, जिसको हम थोड़ा सा मिसपरसीव करके जो है वो समझते हैं कि एज इफ मैंने जो है कुर्बानी देनी है। सही। आई हैव टू बी नाइस, मुझसे कोई हेल्प ना भी मांगे तो मैंने नाइस बन के दिखाना है और मैंने हेल्प ऑफर करनी है। बिल्कुल, ठीक है, सही। और यहाँ पर ये भी बड़ा ज़रूरी है, ये भी बड़ा ज़रूरी है नाजरीन को ये भी बताना कि कुर्बानी साल में सिर्फ एक दफ़ा जायज़ है, वो भी बकरा ईद पे बकरों की, तो अपनी कुर्बानी से गुरेज किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, सो ये चीज़ें जो है मुझे काफ़ी सीखने को मिली। फिर हॉस्टल लाइफ गुजारी मैंने तकरीबन 5 से 6 साल, तो उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सही। कभी कभी दोस्त आया करते थे कि यार पैसे मेरे पास खत्म हो गए, जरा उधार दे दे तो मैं फिर बाद में वापस कर दूंगा। तो इसमें 2 दफा जो है मुझे काफी हर्ट महसूस हुई 1-2 दोस्तों की जानिब से। तो उसने मुझे काफी सारी चीजें दिखा दी कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं और पे ही रहनी चाहिए, वो मैंने नहीं लेनी, बिकॉज अगर मैं लेता हूँ तो रिश्ता खराब होता है, मैं लेता हूँ तो मैं बर्डन होता हूँ, ठीक है, और वो दैट इज नॉट वर्थ इट। अगर मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं किसी के साथ रिश्ता अच्छा रखना चाहता हूँ, तो फिर उनके उसूलों का और अपने उसूलों का दोनों का ख्याल मुझे रखना ये जरूरी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, वैसे तो मेरा कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर है इस बारे में, बट मैं चाहती हूँ कि आप खुल के हमारे नाजरीन को ये बात बताएं कि जो बात हम कर रहे हैं इससे बज़ाहिर नज़र तो ये आता है कि हम अपने ऑडियंस से ये कह रहे हैं कि भाई आप किसी की मदद ही ना करें, आप किसी का ज़िम्मा ही ना उठाएं, आप बस अपने काम से काम रखें। क्या कहीं क्योंकि ये वो अदर एक्सट्रीम है जो शायद कहीं ना कहीं ऐसे महसूस हो रहा है कि हम शायद लोगों को डीमोटिवेट कर रहे हैं कि जी आप किसी की मदद ना करें। क्या ऐसा तो नहीं है कहीं? मैं चाहती हूँ इसको खुल के इसके ऊपर बात कर ली जाए। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया है, इसको डिस्कस करना ज़रूरी है।
जब हम किसी और की हेल्प करते हैं और ज़रूरत से बढ़ के हेल्प करते हैं तब हम थक जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, हमारा पॉइंट यहाँ पे जो है डिफरेंट होना शुरू हो जाता है। अगर कोई शख्स जिसने अभी प्रोग्राम शायद स्टार्ट किया, उसको शायद ये परसेप्शन हो रही हो कि हमें रोक रहे हैं कि हम दूसरों की हेल्प ही ना करें। ठीक है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। हेल्प उस हद तक करनी चाहिए जितनी जितनी अगले को जरूरत है। हम ये करते हैं गलती कि हम जरूरत से ज्यादा करना शुरू कर देते हैं और अगला शख्स फिर इस किस्म की एक्सपेक्टेशन बनाना शुरू कर लेता है अनकॉन्शियसली कि अब ये जो भी मैं इससे हेल्प मांगू तो हमेशा मुझे जरूरत से ज्यादा देगा। और किसी वक्त पे हम जब जरूरत से कम देते हैं तो फिर हमारा रिश्ता खराब होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हम उसकी ज़रूरत से ज़्यादा और अपनी भी कैपेसिटी से ज़्यादा उनकी मदद कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बल्कि इस पे तो बड़ा वो कोट्स वगैरह भी फेसबुक पे आते रहते हैं। पता नहीं शायद बिल गेट ने शेयर किया कि यू कांट हेल्प द पुअर बाय बीइंग वन ऑफ देम। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हम अगर किसी मरीज का ख्याल रखना चाहते हैं और अपनी बिल्कुल हेल्थ का ख्याल छोड़ दें, हम अपने मरीज का ख्याल नहीं रख सकते। ठीक है, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उन सब का ख्याल रखना, ये जो है आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि कितना ख्याल अपना रखना चाहिए, कितना ख्याल दूसरों का रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, और सर यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसी मौजू को आगे बढ़ाऊँगी कि मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम किसी की मदद कर ही नहीं सकते, यानी तमाम चीज़ों को हम उसकी ज़िंदगी में फ़िक्स कर ही नहीं सकते, यानी हम कोई करने वाले नहीं हैं, तो फिर हमारा फ़ायदा क्या है? मैं चाहती हूँ, क्योंकि जैसे ही कोई शख्स ये सोचता है ना इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि ज़िम्मेदारी जिसके काम करने की है फिर उसी को करना चाहिए, हमें बेजा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी चाहिए, तो वो इस एक्सट्रीम पे ज़रूर आता है कहीं ना कहीं कि एक हेल्पलेसनेस या एक होपलेसनेस की या कोई गिल्ट ज़रूर अपने अंदर इंड्यूस करता है कि मैं तो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे फिर मेरा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि मुझे किसी को हेल्प नहीं करनी। तो यहाँ पर जब सेल्फ एस्टीम लो हो रही है अगर इस कॉन्सेप्ट से, तो इसको आप कैसे रिपेयर करेंगे? क्या आप पीछे बिहाइंड? इस पे भी मैं आता हूँ। अभी पिछले सवाल का भी मैं ज़रा एक फाइनल उसको पॉइंट दे दूँ, फिर आपके इस सवाल पे भी मैं आता हूँ। ठीक है। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर लेते हैं अगले बंदे की और ज़रूरत से ज़्यादा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं इस सिचुएशन में, सो अगले बंदे का एक पोटेंशियल है जो सामने फिर वो उसको पूरा नहीं कर पाता। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम पिछले कुछ प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वालिदैन अपने बच्चों का होमवर्क सारा खुद ही करना शुरू कर लें, ठीक है, सो बच्चे ने फिर सीखा नहीं कि उसने होमवर्क कैसे करना है, या उसने जो है अपना जो उसको असाइनमेंट दी गई है डिसिप्लिन के हवाले से वो उसने नहीं सीखा, उसका जो है प्रैक्टिस नहीं हुई कि मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करे या इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखे या उर्दू का कोई जुमला लिखे। ठीक है, ठीक है, तो उसकी लर्निंग जो है वो नीचे दब जाती है। बिल्कुल यही सिचुएशन हम पे भी अप्लाई करती है कि जब हम किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं जिसकी सकत वो खुद रखता है अपने खुद पूरा करने की, तो हम उसका एक लर्निंग पोटेंशियल उससे भी हम उसको रॉब कर लेते हैं, उससे भी हम उसको चुरा लेते हैं। ठीक है, और वो उसको लगता है जैसे वो ये काम नहीं कर सकता, बिल्कुल जैसे बिल्कुल जैसे वो हैंडीकैप है और वो कर ही नहीं सकता। एग्जैक्टली और वो फिर हम उसको ऐसे जब सोच देते हैं कि वो डिपेंडेंट है, ठीक है, सो ये तो फिर अगर एक्सट्रीम की जबान में मैं आपको कहूँ तो ये तो फिर एक किस्म की स्लेवरी हो गई कि हमने किसी को अपना गुलाम ही बना दिया। ठीक है, कि वो हमारे बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते, सर्वाइव कर ही नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल। सो हम जो आज ये बात कर रहे हैं कि लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर इट बिलोंग्स, इसका असल में मतलब यही है कि हम अगले बंदे को उसकी पोटेंशियल से रोके ना, उसको डिपेंडेंट ना बनाए, उसको एम्पावर करें। सही, हमारा पिछला प्रोग्राम भी एम्पावरमेंट पे था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सो हम जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं हैं और उसको आराम से हेल्प के साथ उधर ही रखते हैं और मैनेज करते हैं और अपनी हेल्प सिर्फ ऑफर करते हैं, तो अगला बंदा एम्पावर्ड फील करता है। अब हम आते हैं आपके इस दूसरे सवाल की जानिब, ठीक है, कि जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो हमारा फ़ायदा क्या है? यानी हम अमूमन हम गिल्ट इंड्यूस कर जाते हैं
कि हम नहीं कर पा रहे। तो इस थॉट को आप कैसे रिपेयर करेंगे कि, और ये थॉट आती भी कैसे है? मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे अगर कोई मिसाल देना चाहूँ कि अगर हमारे लव्ड वंस की कोई नुकसान कोई हो गया है, हमारे किसी दोस्त की कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई हड्डी वगैरह टूट गई है, या कोई ऐसा डैमेज आया है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जब हम कुछ कर नहीं सकते तो हमारे होने का फ़ायदा क्या है? तो मैं चाहती हूँ कि इस गिल्ट को आप एड्रेस करें, क्योंकि हम अक्सर औकात इस गिल्ट में आ जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं कुछ सिचुएशंस आपको बताता हूँ जो हमारे कल्चर में होती हैं, ठीक है, एवरीडे लाइफ में होती हैं, और उसमें हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उससे जो है इंसाइट लेके हम इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब किसी का इंतकाल हो जाए, ठीक है, तो जितने भी लोग वहाँ पे जाते हैं तो वो एक एम्पैथी के साथ जाते हैं, ठीक है। वो उन्हें पता होता है कि वो कुछ बदल नहीं सकते, वो चेंज नहीं कर सकते किसी सिचुएशन को, ठीक है, लेकिन वो जाते हैं ताज़ियत के लिए, ठीक है, वो जाते हैं दुआ के लिए, ठीक है। वो फैमिली को सिर्फ सपोर्ट करने के लिए, सिर्फ उनका ये जुमला कहते हैं कि आपको अगर किसी की खिदमत की जरूरत हो तो हम हाजिर हैं, बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ इतना कह देना ये एक अगले बंदे को इमोशनल सपोर्ट काफी दे देता है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, तो उससे भी जब आप मिलते हैं तो उससे हम अक्सर हमारा जुमला ये होता है कि अच्छा आपकी जान बच गई, बाकी चीजें तो आने जाने वाली है, वो तो कोई इशू नहीं, आपकी जान बच गई, आप सेहतयाब हो गए, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक, सही। अब ऑब्वियसली इस सिचुएशन में भी हम उसका पास्ट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन एक इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं उसे, एक ग्राउंड वर्क दे रहे हैं जिसके ऊपर उसको ये लगे कि हाँ यार मैं बेहतर हो सकता हूँ, मैं अच्छा हो सकता हूँ, मैं यहाँ से अपनी लाइफ दोबारा से बिल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। और ये भी एक कॉमन एग्जांपल है कि जब लोगों का एक्सीडेंट होता है तो शुरू में वो कतराते हैं दोबारा से गाड़ी में बैठने से, दोबारा ड्राइव करने से, ठीक है, लेकिन उनका एक लव्ड वन होता है जो उनको एम्पावर करता है कि नहीं आप कर सकते हो, आप दोबारा बैठ सकते हो, दोबारा चला सकते हो, ठीक है, बिल्कुल, तो हाथ ऐसे होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये रियल लाइफ में भी कम्युनिकेशन में जब हम कहते हैं कि किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, तो ये ड्राइवर वाला एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वो घबरा रहा है, और मैं उससे रॉक करूँ कि हाँ ठीक है अब तुम ड्राइविंग नहीं कर सकते, अब तुम एंड में क्या करो, मैं ही तुम्हें हमेशा ड्राइव करके लेके जाऊंगा, ये तो फिर सही हल ना हुआ, नहीं हुआ, ये तो अगले बंदे को डिपेंडेंट कर लेना। सही बात है। हमारा पॉइंट यहाँ पे ये है कि उसको अच्छी इमोशनल सपोर्ट देके उसको एम्पावर करके जो है हम दोबारा से उस पोजीशन पे ले कि वो ये काम खुद से कर सके, ठीक है, हम पे डिपेंडेंट ना हो। अब हम ऐसे सिचुएशन में जब आपने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम शायद फाइनेंशियली कुछ नहीं कर सकते, हम मटेरियलिस्टिकली शायद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मैं फिर आपको रिवाइज करके बता दूं पिछले प्रोग्राम्स का भी और इसका कि ये एक यूनिवर्सल नीड है कि मेरी रिस्पेक्ट हो, बिल्कुल ऐसे ही, कि मुझसे कोई प्यार करे या वैल्यू किया जाए कि जो हम कर रहे हैं उसको वैल्यू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सो जब हम सिर्फ यही फीलिंग दे दें अगले शख्स को, और ये हम दे सकते हैं कि वो ये काम कर सकता है, वो इतना एम्पावरमेंट हम दे सकते हैं, वो वी लव दैट पर्सन और वो ये काम कर सकता है, सो ही फील्स गुड अगेन, ही फील्स कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ। इस पे मैंने जो है बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाया किया, इस पे जो है मैंने बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया, ये सिर्फ कुछ जुमलों की बात है और उस मोमेंट की बात है जिसमें वो रिसेप्टिव है, ठीक है, और वो एम्पावर्ड होना शुरू हो जाता है। सो ये हम कर सकते हैं और मेरे ख्याल से यही काम कर लेना किसी शख्स की जिंदगी बना देता है। सही, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सो ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि फाइनेंशियली या शायद मटेरियलिस्टिकली हम उस शख्स की कोई हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको एक ऐसी अच्छी इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, ऐसी एम्पावरमेंट दे सकते हैं, एक होप दे सकते हैं जिससे वो अपनी जिंदगी बना सकता है। तो मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पर सर मैं थोड़ा सा अपने मौजू को ब्रेक दे के मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ अपने नाजरीन के लिए, जो लोग हमें देख रहे हैं या जो लोग इस वीडियो की रिकॉर्डिंग बाद में भी फेसबुक पे देखेंगे, मैं उनको एक ऑफ़र देना चाहती हूँ कि वो अपने सवालात हमें कमेंट की सूरत में करें। हम आपके सवालात को नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। और आज मैं एक चीज़ बताती जाऊँ कि हमारे एक फ़ेसबुक फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे इनबॉक्स किया है, अपनी सिचुएशन को एक क्वेश्चन किया है।
और मैं उनका ये सवाल प्रोग्राम के आखिर में ज़रूर सर साद आपसे भी डिस्कस करूँगी। उनकी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है और मैं चाहूँगी कि उनका नाम जो है वो हम सीवाए राज में ही रखें। और आप लोगों के पास भी ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने क्वेश्चंस हमारे पास कमेंट में भी भेज सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना नाम आइडेंटिफाई नहीं करवाना चाहते तो फिर आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, ताकि हम आपको सही रहनुमाई कर सकें और जो काम हम करना चाह रहे हैं उसकी ट्रू वैलिडेशन हम तक भी आए कि हमारे इस कॉन्सेप्ट से आप कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। ये तो आपने हमें बड़े अच्छे तरीके से बताया कि जब हम कुछ ठीक नहीं कर सकते, ऑल बेटर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कुछ फिर भी हमारे हाथ में होता है कि हम अपने दोस्त की यूनिवर्सल नीड्स को हम पूरा कर सकते हैं। फाइनेंशियली हम कुछ नहीं कर सकते हो शायद, या मटीरियलिस्टिकली हम शायद कुछ ना कर सकते हो, लेकिन उसके बावजूद हम उसको एम्पावर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक सवाल यानी एक कॉन्सेप्ट मेरे जहन में जो कि मैं चाहती हूँ अपने नाजरीन से डिस्कस किया जाए कि अक्सर औकात हम पावर को अपनी डिज़ायर के साथ मिक्सअप कर रहे होते हैं। यानी हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम सारी चीज़ें फ़िक्स कर दें, यानी हम अपने लव्ड वंस की ज़िंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलों को हम फ़िक्स कर दें और हम हर चीज़ का ज़िम्मा उठा लें। ये हमारी डिज़ायर होती है, ख्वाहिश होती है, लेकिन हमारे पास पावर नहीं होती वो सब करने की। तो मैं चाहूँगी कि इस कॉन्सेप्ट को भी डिटेल में डिस्कस किया जाए कि ये पावर और डिज़ायर को जब हम मिक्सअप कर देते हैं तो ये हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, आपने असल में सवाल में ही काफी ज्यादा जवाब भी उसी के ऊपर मैं बिल्ड करता हूँ। हाँ, उसी के ऊपर मैं बिल्ड करूँगा कि ये इंसान के अंदर एक चीज है, एक हिस्स है कि वो अपने लव्ड वन को जब भी देखेगा या अपने किसी भी साथी को देखेगा जिसके साथ उसका मिलना जुलना है और उसको तकलीफ में देखेगा तो उसका दिल चाहता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि उसके हेल्प कर सके। ठीक है, चाहे वो कुछ बात करके हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, मटीरियलिस्टिक, जिस अंदाज में भी उसकी हेल्प हो सकती है। इसको हम कहते हैं इन्नेट हमारे अंदर जो है कुछ अच्छे होने का वह वो चीज़ होती है कि यार किसी की हेल्प कर दूंगा तो अच्छा है, उसका फायदा हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को हमारा दिमाग कभी कभी कंफ्यूज कर लेता है। हम जब इस किस्म की ख्वाहिश रखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम वाकई ये ताकत भी रखते हैं। सही, बिल्कुल, वो एक इल्यूजन क्रिएट भी हो जाता है। एग्जैक्टली, ये हमारा ब्रेन जो है हम इल्यूजन क्रिएट करता रहता है। उनमें से एक इल्यूजन ये है कि जब हम ख्वाहिश का इजहार करते हैं या सोचते हैं सिर्फ एक चीज़ के बारे में कि यार अगर मैं ऐसे कर लूँ और ये सब कुछ ठीक हो जाए, तो हमें ऐसा लगता है एज इफ वी हैव द पावर, कि हमारे पास ये ताकत है। ठीक है, सो हम फिर उस दोस्त के साथ या उस शख्स के साथ जो मदद चाह रहा होता है या वो तकलीफ में होता है, तो हम उसके साथ जो है बहुत ज़्यादा अटैच होना शुरू हो जाते हैं, उसकी हेल्प करना बहुत ज़्यादा शुरू कर लेते हैं, कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा करना शुरू कर लेते हैं। और वो ये फील करना शुरू करता है कि एज इफ अब मैं डिपेंडेंट हो गया और ये शायद इस शख्स के पास पावर है। और जब वो काम नहीं होता तो फिर जो है टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका होता है, एनर्जी भी वेस्ट हो चुकी होती है। ठीक है, और फिर हम बैक टू स्क्वायर वन आ चुके होते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉमन चीज़ है, इस ट्रैक में नहीं फॉलो करना चाहिए। हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि एक आपकी ख्वाहिश है और एक आपकी ताकत है। आप अपनी ताकत से बढ़ के अगर किसी की हेल्प करोगे तो आप थक जाओगे, आप हार जाओगे, आपका रिश्ता भी खराब होगा। ठीक है, तो हमने हमेशा उतना हेल्प करनी है जितनी हमारे पास हम कर सकते हैं। और ठीक है, और अगले शख्स को भी उसकी ज़रूरत हो, उसने अगर इजहार किया इस ख्वाहिश का कि उसकी कुछ है और उसकी कुछ वांट्स है और ये सिर्फ नीड्स की हद तक का उसको जो है हेल्प चाहिए थोड़ी सी, तो वो हम ज़रूर उसकी हेल्प कर सकते हैं अगर हम खुद इस चीज़ की ताकत रखते हो। लेकिन अगर हम उसकी ताकत ही नहीं रखते तो फिर ऐसी सूरत हाल में पोलाइटली रिफ्यूज़ कर देना, इमोशनल सपोर्ट ही दे देना, ये बड़ी बात होती है। और सर यहाँ पर मैं ये ज़रूर मिसाल दूंगी कि अगर आपका कोई लव्ड वंस जो है वो कहीं गिर रहा है और आप अपने वीक हाथ से उसको मदद फराहम करना चाह रहे हैं, तो फिर इसके नतीजे में आप और वो दोनों ही डिस्ट्रॉय होंगे। तो लिहाजा बेहतर ये है कि आप मदद उतनी दें या उस तरीके से दें जो कि आप अफोर्ड भी कर सकें। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। तो क्योंकि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो फिर हमारा रिश्ता ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि जितनी हम हेल्प कर सकते हैं
सिर्फ उस हद तक की जाए, उससे ज़्यादा करते तो फिर इंसान थक जाता है, फिर इससे रिश्ता ख़राब होता है। ठीक है सर, यहाँ पर टाइम हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का, तो मैं अपने नाजरीन को ये कहूँगी कि कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद ना सिर्फ हम सवालों के जवाब देंगे बल्कि हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी सर साथ से पूछेंगे। सो छोटी सी ब्रेक के बाद में Karachi, Islamabad, Murray, across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. सरदर्द 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 सरदर्द। दर्द जब सर चढ़ के बोले तो 2 गोली डिस्प्रिन पानी में घोले, जो सिर्फ 60 सेकंड्स में हल होकर सर दर्द दूर भगाए। क्योंकि इन सैंडल्स के साथ तो रेड ही अच्छा लगेगा ना। तो फिर रेड डिस्प्रिन सर दर्द का फौरी हल। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर है। चाहता तो हूँ पर कैसे बचाऊं? कॉल से पैसे बचाऊं तो एसएमएस का खर्चा, एसएमएस से बचाऊं तो मोबाइल इंटरनेट का खर्चा, कार्ड लोड करने पे टैक्स का खर्चा, हर कॉल से अलग चार्जेस और इजाफी टैक्स का खर्चा। कैसे बचाऊं? यूफोन सुपर कार्ड से। अरे यूफोन सुपर कार्ड लोड करवाओ और बचत के साथ साथ सुकून भी पाओ। ना कोई रेट का हिसाब किताब, ना इजाफी टैक्स और ना ही किसी किस्म के कॉल चार्जेस। तो फिर यूफोन से मिलाओ और पैसे बचाओ। अब लड़की को बचाता हूँ। कहाँ गई? थैंक यू। पैसे बचा रहे हो, बीवी को नहीं। बीवी को बचाया तो पैसे नहीं बचेंगे। क्या मामला है? लॉन्ग ड्राइव चल चल चल। बहू बर्तन हाथ के हाथ धो के जाना। फिर चले लॉन्ग ड्राइव। जल्दी चलो, देर हो रही है। महीने में बस एक बार पाकिस्तान का नंबर 1 लेमन मैक्स लॉन्ग बार। अभी घर पहुंचा ही था क्या? इलायची की महक यकीनन माँ ने चाय बनाई होगी, वरना बेगम और इलायची वाली हाथ चाय। यहाँ घूट लिया, वहाँ माँ का हाथ चूम लिया, और जब नया तरंग इलायची देखा तब जाना कि असल कमाल तो बेगम के हाथ में था। गलती से मिस्टेक हो गई, वरना सर्दियों में छत पर सोने का शौक नहीं है मुझे। नया तरंग इलायची दे हर प्याली को शुरू से आखिर तक असल इलायची का महकता मजा। तरंग, चाय का सही जोड़। Lahore, Karachi, Islamabad, Murray, across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने के से पहले हम डिस्कस कर रहे थे इस कॉन्सेप्ट को, जो कि लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर इट बिलोंग्स, और इस पे सर साद की माहिराना राय से हम भी मुस्तफ़ीद हो रहे थे और मुझे यकीन है कि आपने भी बहुत फ़ायदा उठाया होगा। सो सर, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम अमूमन ज़्यादातर हम में से, ख़ास तौर पे मैं अपनी बात करूँगी कि मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को मदद फराहम करती हूँ
ऐसी जगहों पर जहाँ वो मुझसे मदद मांग भी नहीं रहे होते। और बीइंग अ थेरेपिस्ट तो ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे ही बिन मांगे बिला वजह किसी को मदद फराहम ना करें। लेकिन बहैसियत इंसान भी अगर हम बिन मांगे किसी को मदद देते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हमें उठाने पड़ते हैं। मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर डिटेल से बात करें और आप मुझे जवाब तो दें, लेकिन मैं आपको फिर कुछ सिचुएशंस भी दूंगी जो अमूमन हम में से बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, फिर आप मुझे उसके हवाले से भी जवाब दीजिएगा। अच्छा, जब हम हेल्प करते हैं किसी की और वो उसको चाहिए नहीं होती या उससे एटलीस्ट उसकी ख्वाहिश नहीं की होती, तो ऐसी हेल्प जो है ये नाकारा जाती है, ये ज़ाया हो जाती है। ठीक है, इसमें हमारा टाइम, हमारी तरफ से टाइम और एनर्जी जो है ये वेस्ट होना शुरू हो जाता है। हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। हम जो भी बात करते हैं उसकी वैल्यू भी नहीं रहती। और इसी तरह अगला शख्स भी, उसको ये फीलिंग जाना शुरू हो जाती है कि हम किसी सूरत में उससे बेहतर हैं। और ये चीज़ जो है हर अगले शख्स को जो है वो पोस्ट में रखती है। वो अच्छी फीलिंग नहीं होती जब किसी को ये लगे कि यार नहीं मैं बेहतर हूँ, अगले शख्स मुझसे बेहतर है और बस वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल गलत हूँ। तो ये तो मेरी सेल्फ एस्टीम बिल्कुल धन से आएगी ज़मीन के अंदर। ठीक है, तो ये नुकसान होते हैं जब हम किसी को हेल्प करते हैं और वो उसको चाहिए नहीं होती। ठीक है, अगला डिपेंडेंस क्रिएट कर सकता है इस सिचुएशन में। लेकिन सबसे ज़्यादा मसला जो है वो सेल्फ एस्टीम का हमारे इस मुआशरे में ज़्यादा नज़र आता है। ठीक है सर, यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ सिचुएशंस बताऊँ जो अमूमन हम में से हर कोई करता हुआ नज़र आता है। जहाँ पर आपका कोई दोस्त आपको नज़र आए जो कि अनएम्प्लॉयड है या वो कोई जॉब करना चाहता है और आपकी नज़र में कोई जॉब भी आ जाए उसके लिए और उसके लिए सूटेबल, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड, और आप उससे बात किए बगैर ही उसका इंटरव्यू अपॉइंट कर दें किसी के साथ, तो ऐसी सिचुएशन में क्या नुकसान हो सकता है जब हम उस कंसर्न पर्सन से बात किए बगैर उसके लिए कहीं जॉब का इंटरव्यू जो है वो प्लान करते हैं, तो हमें ऐसी सिचुएशन में क्या नुकसान होता है? सबसे पहले उस जॉब की, फिर उस शख्स के लिए जिसकी मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ उसकी वैल्यू नहीं होगी। वो उसको बिल्कुल एज ए फ्री लेगा, उसके लिए उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने डॉक्टर सदाकत से सीखी है, वो एक एग्जांपल अक्सर कोट करते हैं। वो ये कि मुझसे डॉक्टर साहब से किसी ने कहा कि सर आप जो है मेरी जॉब के लिए जो है ये कुछ सिफारिश करते हैं। ठीक है, और डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा मैं आपकी सिफारिश एक सूरत में करूंगा कि आपने जो है वो मेरी कुछ बातों पर अमल करना है। तो उस शख्स ने कहा ठीक है, मैं अमल करने को तैयार हूँ। तो डॉक्टर साहब ने उनसे कहा कि अच्छा सुबह जो है आपने 7 बजे जो है उठ के नाश्ता करना है, इतनी वॉक करनी है, ये आपने जो है इतना जो है कुछ पढ़ना लिखना है, और उसके बाद जो है ये सारा दिन का काम करके फिर आपने मुझे रात में एंड में एक रिपोर्ट आपने मुझे टेक्स्ट की सूरत में सेंड करनी है कि मैंने ये काम कर लिया। ठीक है, अब जिसको उन्होंने ये कहा था तो उसने कहा कि फिर तो ना ही होगी, फिर तो नहीं सही। ठीक है, तो बार डॉक्टर साहब ने उनको और मुझे इस एग्जांपल के थ्रू ये समझाने की कोशिश की कि जब अगला बंदा मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं और उसकी कोई सिफारिश कर दी जाए, ठीक है, तो फिर वो ना आपकी सिफारिश करना आपकी रेपुटेशन का कोई ख्याल रखेगा, ठीक है, ना उसकी उस जॉब की वैल्यू कदर जो है वो उसका ख्याल रखेगा, और वो बस एक टाइम पास वाली चीज बन जाती है। ठीक है, सो ये सबसे बड़ा नुकसान है कि जब हम किसी को मेहनत के बगैर ही जो है कोई ऐसे रिवॉर्ड्स देना शुरू कर लेते हैं, तो वो फिर उसकी मेहनत करने में दिल नहीं चाहता अगले शख्स। सही, बिल्कुल। सो ये एक मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज होती है ऐसी सिचुएशन में होती है कि अगला बंदा वो फिर मेहनत करना शायद छोड़ देता है, वो डिपेंडेंट होने ही ज़रा शुरू कर देता है। सर और भी कुछ ऐसी इस किस्म की चीज़ें मेरे जहन में आ रही, कुछ ऐसी मिसालें जहां हम इनवैलिडेट कर रहे होते हैं भरपूर अंदाज में किसी को, जैसे हम किसी को शॉपिंग के लिए अपने साथ लेके जाते हैं तो हम फोर्सफुली कह रहे होते हैं कि आपको ये चीज़ ख़रीदनी चाहिए,
यहाँ पर हम ये टोटली भूल जाते हैं कि चीज़ उसने यूज़ करनी है या उसके इस्तेमाल की है, मगर हम फोर्सफुली बता रहे होते हैं कि क्या लेना है। या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि हम रेस्टोरेंट में अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट करते हैं और उसके आने से पहले हम उसके लिए खाना ऑर्डर कर देते हैं। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन के किसी फैमिली मेम्बर का फ़ोन अगर हम अटेंड करते हैं तो उसके बिहाफ पे हम कॉलर के साथ मीटिंग भी फ़िक्स कर देते हैं कि हाँ वो आपसे 2 बजे दोपहर को मिल लेगा बग़ैर उससे बातचीत किए। तो इस किस्म की चीज़ें हम जब करते नज़र आते हैं तो इसमें नुकसान क्या होता है? ताल्लुकात तो ज़रूर ख़राब होते हैं क्योंकि हम एक शख्स को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, हम उसकी राय को जाने बग़ैर, राय को अहम करार दिए बग़ैर उसके बिहाफ पे कोई ना कोई डिसीजन बना रहे हैं। लेकिन हम ऐसा करते क्यों हैं? क्या रीज़न क्या है इसके पीछे? क्योंकि हमें लगता है कि हम अगले शख्स के लिए सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अगर वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर सकता तो हमें ये महसूस होता है कि ऐसे हम रिस्पॉन्सिबल है इसको डिसिप्लिन में लाने के लिए। सही। और इस तरह अगला शख्स जो है वो उसको ये फील होना शुरू हो जाता है कि हाँ ठीक है, बस मैं जो भी करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, ये लोग हैं पीछे ठीक करने के लिए। और अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरी मीटिंग सेट की होगी, मैं मिस भी कर दूंगा तो ये खैर दूसरी मीटिंग भी सेट कर लेंगे, और दूसरी मीटिंग भी मैं मिस कर दूंगा तो तीसरी मीटिंग सेट कर देंगे। सही। तो वही एक डिपेंडेंस क्रिएट हो जाना, और उसको ये पता है कि यार मुझे तो इसका नुकसान फेस करने को मिल ही नहीं रहा, मुझे तो मेरी सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है, जो बुरी चीजें हैं, तल्ख चीजें हैं इस रिलेशनशिप की वो हैंडल करे, मैं सिर्फ अच्छी चीजों की जो है वो ओनरशिप लेना शुरू कर देता हूँ। तो एक किस्म पे ये वाला माइंडसेट आना शुरू हो जाता है, इस रिलेशनशिप में इनेबलिंग बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है। सही। सो ये इस रिलेशनशिप का नुकसान होता है। अब हम जब अगले शख्स के लिए ऑर्डर कर लेते हैं तो ये तो फिर हम जब करना है, ठीक है, बिल्कुल सही। ये होना नहीं चाहिए। हमेशा एक रिकमेंडेशन की सूरत में, एक चॉइसेस की सूरत में हम अपना नजरिया पेश कर सकते हैं, अगले शख्स के सामने रख सकते हैं। सही सही। अगर उसको मुनासिब लग रहा है तो वो उस पे अमल कर लेगा, कोई एक चॉइस सेलेक्ट करेगा। अगर तो उसको मुनासिब नहीं लग रहा तो जो उसको बेहतर लग रहा है वो वही करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर तो वो जो बेहतर अपने लिए सोच रहा है और वो बाकी उसके लिए बेहतर हो जाए तो उससे वो एम्पावर्ड होगा, बेहतर फील करेगा। अगर तो अच्छा ना हुआ और वो उस सूरत में मैंने उसको रिकमेंड किया तो ऑब्वियसली उसका ब्लेम फिर मुझे लेना पड़ेगा। तो इन सारी डायनामिक्स का हमें ख्याल रखना चाहिए जब भी हम किसी की चॉइसेस बना रहे होते हैं, रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं, तो बड़े एहतियात का काम है। वही अभी जो अभी पहले मैंने एग्जांपल बताई कि डॉक्टर सदाकत ने जब कहा कि मैं रिकमेंडेशन या सिफारिश करने के लिए तैयार हूँ लेकिन आपने ये करना है, तो अगला शख्स अगर पीछे हटना शुरू हो गया तो इसका मतलब यही है कि वो अपनी ओनरशिप लेना नहीं चाह रहा, वो सिर्फ जो है एक उसकी ओनरशिप लेना चाह रहा है जो डॉक्टर सदाकत ने कर दिया है। अगर गलती होती है तो चलो कौन सी मैंने ज्यादा मेहनत की थी, डॉक्टर साहब ने जो है सिफारिश की, तो ऐसे नहीं होता। बल्कि यहाँ पर बिल्कुल जब आप किसी का ज़िम्मा उठा लेते हैं, एक फॉल्स सा ज़िम्मा, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा लेते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके करने की नहीं है, वो करने का काम कुछ उसी फ़र्द का है और वो काम वो करता नहीं है, तो फिर पूरी जिसे कह जाए हायरार्की जो है वो ब्रेक हो जाती है। और ऐसे में काम का तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर काम तो होगा नहीं। लिहाजा दूसरों को इनेबल ना करें बल्कि दूसरों को एम्पावर्ड करें ताकि वो अपना बोझ उठाने के खुद आदी हों और आप पर डिपेंडेंट ना हो। सर अगले बंदे इससे ज़्यादा अच्छा फील करेगा कि वो काम खुद कर सकता है, ठीक है, वो डिपेंडेंट नहीं है। और ये बड़ी गंदी सी फीलिंग होती है। मैं आपको बताऊँ ये छोटी छोटी लाइफ में भी जब ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक काम कर दिया और उसमें मैं डिपेंडेंट हो गया कि फलां शख्स से मुझे गो हेड आएगा या फलां शख्स जो है टाइप करेगा कुछ तो तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये बड़ी कोफ्त होती है इंसान को, फिर लग रहा होता है कि यार ये काम अगर मैं खुद ही सीख लूँ तो मैं ज़्यादा एम्पावर्ड फील करूँगा, काम आराम से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अच्छा सर, यहाँ पर उसमें भी फील करते हैं जब ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर मैं ये भी चाहती हूँ कि आप उस नज़रिए पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें, हमारे नाजरीन को ये भी बताएं कि तमाम चीज़ें जो हैं वो किसी के भी हाथ में नहीं होती। यानी हम सम टाइम दूसरे से ये एक उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि ये शख्स हमारा ये काम कर ही देगा,
जैसे मैं एक मिसाल आपको दूंगी कि अगर एक बचपन में एक मर्तबा ये हुआ कि मेरे हाथ पर एक चोट लगी और मेरी मदर ने उसको देखा और उन्होंने मेरी उस पेन को फील करते हुए उसके ऊपर दवा लगाई और पट्टी बांधी और उसके बाद कहा कि अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। तो क्या वो पट्टी बांधने से क्या मेरा वो जो ज़ख़म है वो ठीक हो गया एट वंस? यानी मैं कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना चाह रही हूँ अपने नाजरीन का कि हमारे पास जब भी कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसका 100% इलाज किसी के पास भी नहीं होता। और यहाँ पर अगर हम जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर डालते हैं, जैसे अगर कोई मरीज़ किसी डॉक्टर के पास जाता है ट्रीटमेंट कराने, तो क्या पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर उठा सकता है उसकी ट्रीटमेंट की? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट नोट किया है और ऑडियंस को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं हम यही चीज़ कि हम ये परफेक्शनिस्ट जो व्यू पॉइंट है इसको हमें छोड़ना पड़ेगा, इस बिलीफ को छोड़ना पड़ेगा कि सब कुछ दोबारा से परफेक्ट हो सकता है। ठीक है, जब हम बीमार होते हैं या जिस तरह आपने बताया कि हाथ मेरा फ्रैक्चर हो गया, उसमें कोई डॉक्टर के पास गए तो वो 100% बेहतरी उसमें शायद नहीं ला सकता, एटलीस्ट उस टाइम पे नहीं लेके आ सकता। ठीक है, सही, बिल्कुल। वो सिमरम पट्टी तो करती भी और हो सकता है कि कुछ महीने बाद जो है आप अपना फील करें कि हाँ अच्छा है, बेहतर है, आप दोबारा से आप लोड वगैरह उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। सो इट टेक्स टाइम। ठीक है, तो इसमें टाइम का फैक्टर जो है मेरे ख्याल से वो भी उसको भी हम इम्पोर्टेंस देते हैं। टाइम का फैक्टर भी है सर, और ये कि कुछ उस पर्सन के खुद करने के काम भी है। जैसे मैं वो एक लतीफ़ा मुझे यहाँ पे याद आ रहा है कि एक डॉक्टर के पास मरीज़ गया और डॉक्टर ने उसको एक हफ़्ते का एक प्रिस्क्रिप्शन दिया और कुछ हिदायत दी, यानी कुछ परहेज़ बताए। एक हफ़्ते बाद डॉक्टर के पास वो मरीज़ दोबारा आया और उसने कहा कि मैंने डॉक्टर साहब आपसे मुझे गिला है कि आप मेरा इलाज नहीं कर सके और मैं ठीक नहीं फ़ील कर रहा। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या तुमने मेडिसिन ली थी? तो उन्होंने कहा नहीं, दवाई तो मैं नहीं ले सका। तो उन्होंने कहा अच्छा वो जो परहेज़ मैंने बताए थे क्या तुमने वो किए? उन्होंने कहा नहीं, वो मैंने इतने अच्छे तरीके से नहीं किए। तो बताने का मकसद मेरा ये है कि जब आप ना डॉक्टर के कहे पे ना आप मेडिसिन लेंगे ना आप परहेज़ करेंगे तो फिर ज़िम्मेदारी डॉक्टर की तो नहीं हो सकती ना। यहाँ देखना ये है कि हम किससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप डॉक्टर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको ठीक कर दे तो यहाँ भी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पर ही रहेगी। ऐसे ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने मिसाल बताई है कि डॉक्टर जो है ये दोनों चीज़ें पेशेंट के सामने रखता है, एक जो है प्रिस्क्रिप्शन और एक जो है एहतियाती वो तदाबीर होती है, वो बताता है कि इन चीज़ों के जो है ख्याल रखना, परहेज करने और ये दवाई आपने खानी है। अब हम अगर इसमें आधा भी काम कर लें, ठीक है, तो उसमें फिर उसका मतलब सिचुएशन थोड़ी बहुत बेहतरी आएगी। लेकिन जब हम, क्योंकि अब ऐसी सूरत में हमारी नीड होती है दोनों की, ठीक है, दवाई की भी नीड है और जो एहतियात करनी है, जो परहेज करना है, उसकी भी नीड है। तो जब हम उस दोनों पर अमल करते हैं तो फिर बेहतरी भी आती ही आती है। फिर जो है हमें लगता है कि यार हम ये काम अपना ख्याल भी रख सकते हैं, अपना बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम ख्याल नहीं रखते तो बेहतर नहीं होते, तो फिर जो है उसका ब्लेम हम डॉक्टर्स पे डालना शुरू कर देते हैं। ये डॉक्टर ठीक है, ये नहीं है, तो ये वो नहीं है, ठीक है, असर नहीं हो रहा। सो इन चीज़ों का फिर ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी ले रहे हैं कि नहीं। तो हर सिचुएशन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफरेंशिएट करना है, ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको मेक श्योर करना जो है ये एक अच्छी चीज़ है जो लाइफ में हमें अप्लाई करते रहनी चाहिए अपने आप में, दूसरों को। किसी भी सूरत में आप हों, हमेशा किस चीज़ को देखें कि आप जो है अपनी बाउंड्री से बढ़ के तो कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है, आप जिस चीज़ के सख्त करते हैं वही कर रहे हैं कि आप उसमें बेहतरी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करना जो है ये एक अच्छी चीज़ है जो हमें करनी चाहिए। सही। अच्छा सर, मैं यहाँ पर मैं वो उस सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूँगी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। सो मैं चाहूँगी कि मैं उस सवाल को ज़रूर एड्रेस करूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है। सिचुएशन कुछ यूँ है जो कि मुझे इनबॉक्स आया है और हमारे जो फेसबुक फ्रेंड हैं
उनका नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रही, लेकिन मैं उनकी सिचुएशन, चूँकि वो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त, सो मैं चाहूँगी कि हम उसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करें। सिचुएशन कुछ वो ये बता रहे हैं कि उनकी फ़ैमिली पाकिस्तान में रहती है, उनकी फ़ैमिली में उनकी मदर हैं और उनकी मिसेज़ हैं, और वो ख़ुद काम के लिए, जॉब के लिए दुबई में मुकीम है। और जब भी वो अपने घर फ़ोन करते हैं तो उनकी जो बीवी हैं वो उनसे ये कहती हैं कि आप वो जॉब छोड़ें और आप वापस पाकिस्तान आ जाएं ताकि आप फैमिली टाइम जो है उसे एंजॉय कर सकें। लेकिन उनकी मदर जो है वो उनको ये कहती हैं कि आप चंद साल वहाँ पर काम करें, अपने लिए कुछ कैपिटल, कुछ इनकम जनरेट करें ताकि आप पाकिस्तान में आके कोई काम कर सकें। ये जो दोनों की कॉन्ट्रडिक्शन है, इसमें हमारे जो कॉलर हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं और उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो किसको वैलिडेट करें, किसकी बात माने। अगर वो मदर की बात मानते हैं तो बीवी कहीं ना कहीं नाराज़ दिखाई देती हैं, और अगर वो बीवी की बात मानते हैं तो फिर डेफिनेटली मदर भी नाराज़ होंगी। यहाँ पर यही बात है कि उनको ऐसी मदद फराहम की जा रही है, यानी ऐसा डिसीजन बना के दिया जा रहा है जो कि सिर्फ उन्हीं के करने का है। और अगर वो यहाँ पर वो कर क्या सकते हैं कि जिसमें वो दूसरों को वैलिडेट भी कर दें, यानी अपनी फैमिली को नाराज़ भी ना करें, और वो डिसीजन भी कोई ऐसा बनाएं जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो मैं चाहती हूँ कि इस सिचुएशन को हम डिटेल से डिस्कस करें, क्योंकि ना सिर्फ ये हमारे उन कॉलर का एक इशू है उनकी ज़िंदगी का, बल्कि इस सिचुएशन से बहुत सारे लोग ऑपरेट हो रहे हैं जहाँ पर वो दो मुख्तलिफ़ किस्म की राय अपनी ज़िंदगी में रखते हैं और वो एक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो छोड़ना किसी को भी नहीं चाहते और वो मान भी दोनों की नहीं सकते। ऐसे में क्या होना चाहिए? इस सिचुएशन में दो पहलू जो है वो मेरे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले वो ये है कि कम्युनिकेशन का गैप है, बिल्कुल, दोनों जानिब, वाइफ के साथ भी हो और हो सकता है मदर की जानिब भी हो। फिर दूसरा पहलू जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस भी है। ठीक है, काम अगर बहुत ज्यादा करना है तो फैमिली नेग्लेक्ट करना शुरू होती है, तो ये भी ठीक नहीं है। तो हम दोनों इश्यूज पे बात करते हैं। नंबर 1 ये है कि जो सिचुएशन से जाहिर हो रहा है वो ये है कि जो वाइफ के साथ कम्युनिकेशन है इसमें भी वीकनेस है, ये भी कमज़ोर है। ठीक है, और ये इसमें जो है हमारे वैलिडेशन वाले जो प्रिंसिपल जिस पे हम बातचीत कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। बिल्कुल, सबसे पहले तो अपनी वाइफ के साथ टाइम निकाल के पूरी सिचुएशन उनकी सुने। ठीक है, जब हम उनकी पूरी बात सुन लेंगे, उनके हस्बैंड अपनी वाइफ की पूरी बात सुन लेंगे, ठीक है, सो एटलीस्ट वाइफ को ये लगेगा कि मेरे हस्बैंड ने एटलीस्ट मेरी दिल की बात सुन ली है, वैलिडेट किया मुझे। इसमें जो है हस्बैंड उसको गलत ना कहे, उसको जो है बुरा भला ना कहे, किसी किसी जगह की तो मेरी सिचुएशन नहीं पहचान सकती, कि बिल्कुल इनवैलिडेट ना करे, सुने, सिर्फ सुनना है, और उसमें जो है इंटरप्ट बिल्कुल ना करें। ठीक है, वो जो प्रिंसिपल है जिसको हम अक्सर मेंशन करते हैं कि फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड, पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि क्या उनका मकसद, वाइफ का मकसद ये है कि आप जो उधर कमा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। वो ये कह रहे हैं कि आप मुझे टाइम नहीं दे पा रही है, बाकियों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं यहाँ घर पे, क्या वो है इश्यूज क्या है? ठीक है, जब हस्बैंड को इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि हाँ इशू ये है कि घर में मैं सही टाइम नहीं दे रहा, या ये है कि जो है वो मैं इनकम जनरेट यहाँ पे नहीं कर पा रहा, तो कैसे रहते मैं पाकिस्तान में रहूँ, तो ये सारी चीज एवेल्युएट करके फिर हस्बैंड जो है मशवरा करके बड़ों के साथ या खुद से जो है जो उनको मुनासिब लगता हो उस पर अमल कर सकते हैं। ठीक है, तो वाइफ का इसमें ये वो है सबसे पहला सोल्यूशन कि वाइफ के साथ अच्छी किस्म की कम्युनिकेशन हो, वैलिडेशन हो कि उनकी फीलिंग्स को आप समझ सकें। ठीक है, ठीक है, फिर जो आपको बेहतर लग रहा है, जो मतलब हस्बैंड को बेहतर लग रहा है, वो फिर उनके सामने ये सिचुएशन रखते हैं कि मेरे हिसाब से मेरा ख्याल ये है कि ठीक है मैं घर पे टाइम नहीं दे रहा, तो मैं जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करता हूँ किसी तरीके से, आपके साथ डेली बात करूँ, स्काइप पे बात करूँ, जो भी इस पॉसिबल सिचुएशन बन सकती है वो भी करूँ, और इस दौरान यहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो भी करूँ।
ठीक है। और इसको एज अ बर्डन नहीं लेना, इसको जो एक अच्छे खूबसूरत जो ज़रूरत है, बेसिक नीड है इस रिलेशनशिप की, उस सूरत में लें तो इससे सिचुएशन बेहतर हो सकती है। बिल्कुल। सो वाइफ के साथ कम्युनिकेशन बेहतर करना ये ज़्यादा ज़रूरी है। सिचुएशन से कुछ ये भी लग रहा था कि वाइफ जो है वो ज़रा इमोशनल माइंडसेट से बात करनी है। बिल्कुल सर, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था से भी कर रही है, इवन तो अगर वो इमोशनल माइंडसेट से भी कर रही है तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ है जो उनके दिल में है, जो वो बता रही है और शायद हस्बैंड उसको समझ नहीं पा रहे। सही, बिल्कुल ऐसे। तो समझना जो है उनकी जानिब से और सुनना जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर करें वो जो सही है सिचुएशन में। ऑब्वियसली अगर वो दुबई में है, कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सो ये भी वाइज नहीं कि वो सब कुछ छोड़ के जो है सब कुछ छोड़ के घर वापस आ जाए। तो एक बैलेंस का होना यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही, बल्कि वो वही बात है कि मदर उनकी प्योरली ब्रेन से डिसीजन बना रही हैं और वाइफ प्योरली इमोशंस से डिसीजन बना रही हैं। देखा जाए तो गलत दोनों में से कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इमोशंस और इंटेलेक्ट में इंसान को चाहिए कि बैलेंस क्रिएट करे, और ये बैलेंस ये ख़ुद क्रिएट कर सकते हैं और ये वैलिडेट कर सकते हैं अपनी वाइफ को भी, उनके इमोशंस को भी, और ये वैलिडेट कर सकते हैं अपनी मदर की नीड को भी, और दोनों में बैलेंस करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सीखने की चीज़ ये है कि ये कम्युनिकेट कैसे करें, उनको अपना मकसद कैसे बताएं। और एक बड़ी शानदार टिप जो आपने इनको दी है कि ये सबसे पहले तो सुने, फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, पहले ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इनफैक्ट वो चाहते क्या हैं। उसके बाद उन्हें आप अपना मौक़िफ़ भी समझा सकते हैं कि आप ये डिसीजन क्यों बना रहे हैं। सो यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन का गैप जो है उसे फिल किया जाए। बिल्कुल। और इसमें जब उन्होंने फॉर एग्जांपल सारी बातें सुन ली हैं, समझ ली हैं, तो उसके बाद कम्युनिकेट कैसे करना है ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब जो भी फैसला हस्बैंड करते हैं तो उसको प्रेजेंट करना जो है ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। जब प्रेजेंट करें तो मेक श्योर करें कि ऐसा टाइम हो कि एनर्जी लेवल्स लो ना हो, बहुत ज़्यादा कोई इमोशनल ना हो। ठीक है, अक्सर ये सिचुएशन ज़्यादा हेल्प करती है कि पहली मीटिंग में जो है आप सिर्फ उनकी बात सुने, फिर 1 घंटा 2 घंटा जो है बेशक खाना पीना करना है, वॉक करनी है, वो करके उसके बाद इतनी देर में जो है सिचुएशन पे आप भी सोच समझ के इमोशंस भी डाउन हो चुके हैं, और फिर जो है जब आप किसी अगले शख्स के सामने बात करते हो कि मेरा नजरिया ये है इस बारे में और मैं ये करना चाहूँगा, मुझे ये सही लग रहा है और मैं आपकी ओपिनियंस की वैल्यू करता हूँ, लेकिन मुझे ये ठीक लग रहा है और मैं ये करना चाहता हूँ, तो इस चीज़ से सिचुएशन और रिलेशनशिप बेहतर होता है। अगला बंदा इनवैलिडेटेड फील नहीं करता कि एज इफ आपने उसकी बात सुनी ही नहीं। ये बड़ी गंदी फीलिंग होती है और दोनों हम अक्सर रिलेशनशिप में इस लूप में फंस जाते हैं। ठीक है, उसने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने उसकी बात नहीं सुनी। बिल्कुल। और ये एक जंग जो है फिर सदियां चलती रहती है। बड़ा ये वैलिड पॉइंट है कि आप पहले एक सिटिंग में उनकी सुने और गैप दें, क्योंकि जब आप उनकी सुनेंगे तो वो भी इमोशनल हो जाएंगी, आप भी इमोशंस की जद में आ जाएंगे। ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने अपने इमोशंस को काम डाउन करने के बाद आगे बातचीत करें, यानी दूसरे सेशन में इस बारे में बात करें और सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। और जो भी राय है आपकी बीवी की या आपकी मदर की, इन दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स निकालें, उनके फ़ायदे और नुकसानात काउंट करें, और जहाँ पर आपको ज़्यादा फ़ायदा नज़र आए आप उस डिसीजन की तरफ बढ़ते जाएं, तो इंशाल्लाह आगे आपका नुकसान नहीं होगा। और फिर जो इसमें इन्होंने बात करनी है तो वही जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये छोटी छोटी जो गलतियाँ होती है वो ना करें, कि इंटरप्शन बहुत ज़्यादा है। जब ये बात करना शुरू करें तो ये भी मेक श्योर हो कि वाइफ इनकी बात सुने, और उसके लिए वो बेस सेट करना ये भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि देखो उस दिन मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मैंने सोचा भी, 1 दिन 2 दिन लगाए भी, और आज मैं इस पर बात करना चाह रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात जो है तवज्जो से सुने, और आपके कोई सवाल हो तो आप आखिर में मुझसे पूछ लें। ठीक है, तो ये जो एक कम्युनिकेशन का पैटर्न होता है, इन्फ्लुएंस का होता है, उसमें अपने गोल पे फोकस्ड रहना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जो सबसे बड़ी एक ह्यूमन कम्युनिकेशन की गलती है कि हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, हम एक मसला छोड़ के दूसरे मसले पे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक गलती ये हो सकती है इस कम्युनिकेशन की सिनेरियो में कि जब ये वाइफ से बात करें
सो बात जो है बजाय दुबई से वापस आने के, टाइम स्पेंड करने के, इस बात पे चले जाए कि फलां दिन आपने ये मुझसे बात नहीं की तो उस दिन ये हुआ था, उस रिश्तेदार ने ये कहा था तो आपने भी कुछ नहीं कहा, तो हम उन बातों में गिर जाते हैं। बिल्कुल फोकस्ड अपना फोकस रहे, उसी मैटर के ऊपर बात करें जो इस वक्त का मुद्दा है। ये ना हो कि आप उसमें ऐसी सिचुएशंस को भी ले आएँ कि आपने तो कभी भी ऐसे नहीं किया या आप हमेशा ही मेरे साथ ये करते हैं, यानी ये कभी भी और हमेशा की वर्डिंग्स को अवॉइड किया जाए और फोकस होके सिर्फ उसी एजेंडा के ऊपर बात की जाए जो कि मेन कंसर्न है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो जब इन उसूल के मुताबिक चलेंगे सो उससे जो है कम्युनिकेशन बेहतर होना शुरू होगी। ऐसे भी हो सकता है कि सिर्फ एक मीटिंग के साथ ही चीज़ ना हो बेहतर, कभी कभी हमें बार बार एक चीज़ प्रैक्टिस करके समझाना पड़ता है, उससे फिर असर पड़ता है। तो अगर पहली दफ़ा में फ़ायदा ना हो तो बिल्कुल डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं। इट टेक्स टाइम फॉर चेंज, ठीक है, चेंज को भी अपना टाइम चाहिए होता है। सही। सो लेकिन मेहनत जारी रखें। इस पे बाद में भी हमें फीडबैक दे सकते हैं, हम फॉलो अप इस केस पे रख सकते हैं अगर वो शेयर करना चाहते हैं। सो उसको फिर उस हिसाब से मज़ीद गाइडेंस वगैरह भी दे सकते हैं। ज़रूर सर, यहाँ पे मैं अपने उन फ्रेंड को ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई मिरेकल या कोई जादू की छिड़ी नहीं है, ये करने का काम आप ही का है और हम आपको एम्पावर्ड ज़रूर करेंगे। जहाँ तक आप हमसे हेल्प मांगेंगे हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे कि जहाँ आपको मुश्किलात आ रही हैं, क्योंकि ये बातें वो बातें हैं जो कि इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। जो हमारे हमेशा के सेट पैटर्न्स हैं कम्युनिकेट करने के, हमें उन पैटर्न्स को छोड़ के नए पैटर्न्स जब अडॉप्ट करने पड़ते हैं तो यहाँ पर हमें ज़रूरत होती है कि कोई हमें बैक से सपोर्ट करता रहे। आप हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं और यहाँ पर मैं अपने तमाम नाजरीन को ये ऑफ़र दूँगी कि जो भी अपने मसाइल जहाँ भी आप समझते हैं कि आपको ज़रूरत है हमारी गाइडेंस की, वहाँ पर हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। सो हमें अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा और अपने क्वेश्चन ज़रूर भेजिएगा ताकि हम अपने नेक्स्ट शो में इनको जवाब इनका दे सकें। सर आप कुछ कहना चाहिए? एक आखिरी पॉइंट जो आपने कहा कि हम वैलिडेट करें, ये कि उनको मैं कहूँगा कि वो ये सोचना शुरू करें कि वो सिचुएशन बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। वो इस बारे में होपलेस ना हो, बिकॉज अगर वो होपलेस हो गए तो फिर जो है ये एक साइकिल में फंस जाएंगे और उनसे कभी सिचुएशन बेहतर नहीं होगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। पहला काम तो ये कि डिटर्मिन कर लें कि ये काम इनके करने का और ये काम सबसे बेहतर ये खुद ही कर सकते हैं। अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक से मोटिवेट करें और अपनी हिम्मत खुद बनाएं और इंशाल्लाह आप एक दिन आएगा कि आप बड़े अच्छे तरीके से इन चीज़ों को बैलेंस कर सकें। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट जो आपने बताया वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबके लिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, के ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने से आती हैं। एक ही गो में जो है हो जाना ये वो फिर मिरेकल हो सकता है, लेकिन अक्सर अवकाश जो है हम मिरेकल्स में नहीं चल रहे होते। हम अपनी लाइफ आहिस्ता आहिस्ता एक ट्रांजिशन मोड पे, एक चेंज के मोड में जो है आते हैं और फिर लाइफ बेहतर होनी शुरू होती है। So, जितने भी स्किल्स हैं ये प्रैक्टिस करने से इंसान जो है वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है, पॉलिश कर सकता है उसको, फिर उसमें इफेक्टिव भी हो सकता है। तो इस चीज़ से हरगिज़ भी डिसहार्ट नहीं होना चाहिए कि एक दफ़ा मैंने किया कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमेशा बार बार करने से जो है उसमें बेहतरी आना शुरू होती है। यही चीज़ जो है मैंने अपनी लाइफ से भी सीखी है। जैसे अभी मैं आपको स्टार्ट में अपनी मिसाल दे रहा था कि जब मैंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू की तो अब मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा यार इतनी जो है मेरे पास पावर है, इतनी मेरी डिज़ायर है, ये है वो है। तो ये वक्त ने मुझे समझाया, ठीक है, उस एक्सपीरियंसेस के बार बार होने ने मुझे समझाया और अब जो है मैं बेहतर अंदाज में डील कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये कहना कि मैं परफेक्ट अंदाज में डील कर सकता हूँ ये अभी भी मैं नहीं कह सकता, ठीक है। अभी भी मैं स्लिप हो सकता हूँ, इंसान मैं भी हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती है। तो डिसहार्ट मुझे भी नहीं होना चाहिए, मुझे जो है अपनी सिचुएशन से सीखते रहना चाहिए। सो बिकम अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही सर, बहुत ही शानदार प्रिंसिपल आपने बताया कि बी अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ को सिचुएशंस के बारे में सोचें, समझें और जानकारी हासिल करने के बाद एक्ट आउट करें। और बिहेवियर साइंसेस ने इंसानों की बहुत बड़ी मुश्किलात को हल कर दिया है।
इंसान को माशरत के तरीके सिखा दिए हैं, सोशलाइजिंग के तरीके बता दिए हैं, और कम्युनिकेशन की दुनिया में जो इनकलाब आया है उसकी वजह से तो ज़िंदगियाँ बहुत आसान होती चली जा रही हैं। एक ज़माना था जब इंसानों को इस किस्म के मसाइल आते थे कि किसी से बात किस तरह की जाए, किसी को कन्विंस किस तरह किया जाए। अब तो बाकायदा तौर पर एक पूरी साइंस है इसके पीछे, जिसने लाखों लोगों के ऊपर रिसर्च करके कुछ सेट पैटर्न्स, कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डेवलप कर लिए हैं, जिनके थ्रू हम बड़ी आसानी से दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी लाइफ में जो है काफ़ी बेहतरी लेके आया हूँ, प्रैक्टिस की है तो फ़ायदा हुआ है। अगर अपने बारे में क्लियरली मैं बताऊं, मैं बड़ा एक एंशियस पर्सन था, ठीक है। मुझसे मतलब खुल के बात करना जो है ये डिफिकल्ट होता था, ग्रुप्स में मैं बिल्कुल बात नहीं किया कर सकता, लेकिन वक्त ने सिखाया, सिचुएशंस ने सिखाया, विलिंगनेस ने सिखाया, आप जैसे कॉलीग्स ने सिखाया, डॉक्टर सदाकत ने सिखाया, और बहुत ज़्यादा याद है उन्होंने बहुत हमारे बचपन से लेके केजी से लेके जो है यूनिवर्सिटीज़ के लेवल तक अभी भी प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ जब भी बैठना होता है तो हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। सो वही बात है कि बिकम अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ, आप जो है जिधर से जो चीज़ अच्छी मिलती है सीखना शुरू करो। सही सर, बड़ा ही शानदार प्रोग्राम था, और मैं अपने नाजरीन को आखिरी जुमले के तौर पर यही पैगाम देना चाहूँगी कि ज़िंदगी के तालिब इल्म बने, ज़िंदगी को सीखें और सीख के चलें, और लर्निंग प्रोसीजर को कभी भी ख़त्म ना होने दें, सीखते चले जाएं और अपने लिए आसानियाँ पैदा करते चले जाएं। इसी पैगाम के साथ हम दोनों को, मुझे और सरसाद को, इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। मेरा मोबाइल बंद हो गया, मैं क्या